हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट प्रकाशित करती है UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यह बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट हमेशा यह दर्शाती है कि किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर मानव विकास की स्थिति बनी हुई है। वास्तव में हम हमेशा से देखते आए हैं कि विकास का एक पैरामीटर इनकम को देखा गया है कि किसकी GDP ज़्यादा है, कौन सा देश ज़्यादा आर्थिक उन्नति कर रहा है। लेकिन विकास को यदि हम सही संदर्भों में देखें तो वो मानव विकास के आधार पर ही मापा जा सकता है और यह रिपोर्ट पूर्णतः यह एनालाइज करती है, इसकी समीक्षा करती है कि विभिन्न देशों में किस प्रकार से मानव विकास की स्थिति रही। UNDP की यह रिपोर्ट 193 देशों का मूल्यांकन करती है, 193 देशों का मूल्यांकन करती है और यह रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से भारत के बारे में कुछ सकारात्मक तथ्य भी रख रही है। तो आज के इस वीडियो में हम समीक्षा करने वाले हैं इसी रिपोर्ट की, जो मानव विकास रिपोर्ट 2025 है। इसमें हम देखना चाहेंगे कि भारत की क्या उपलब्धियां रहीं और भारत के सामने किस प्रकार की चुनौतियां आगे हैं। तो अगर हम वैश्विक मंदी की वर्तमान स्थिति को देखें, अगर हम देखें कि वर्तमान स्तर पर किस प्रकार से वैश्विक मंदी है, अमीरों और गरीबों के बीच में वैश्विक स्तर पर खाई बढ़ती जा रही है, दुनिया के विभिन्न देश प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ अपना रहे हैं और इस बीच में यदि मानव विकास सूचकांक भारत का थोड़ा बेहतर हुआ है तो ये हमारे लिए सकारात्मक है। अगर हम इस मानव विकास रिपोर्ट 2025 की बात करें तो इस रिपोर्ट का शीर्षक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस रिपोर्ट का शीर्षक कहता है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। वास्तव में पहली बार AI और उसके प्रभावों को मानव विकास से जोड़ करके रिपोर्ट तैयार की गई है और इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपके UPSC की तैयारी में AI से संबंधित, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो या मानव विकास, इससे लेकर के प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट का शीर्षक लिखिएगा और नोट करिएगा, अ मैटर ऑफ चॉइस, a matter of choice, a matter of choice, people and possibilities, people and possibilities in the age of AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से चीज़ें हैं उनकी हम एक एक करके समीक्षा करते हैं और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि AI किस प्रकार से मानव विकास के विभिन्न आधारों को, विभिन्न वर्गों को, विभिन्न समूहों को प्रभावित करेगा और भविष्य किस प्रकार से AI के द्वारा मानव विकास का निर्मित होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर यह रिपोर्ट क्या प्रदर्शित करती है। अगर हम वैश्विक स्तर पर इस रिपोर्ट को देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मानव विकास सूचकांक जो वैश्विक स्तर पर है, यह वर्ष 1990 के बाद से अब तक की सबसे छोटी ग्रोथ मानव विकास में देखी गई है। ये पोस्ट कोविड दौर में और भी ज़्यादा बुरी हुई है। ठीक है, केवल अगर हम देखें तो 1990 के बाद से 2020-21 के संकट के वर्षों को छोड़कर बाकी समय मानव विकास वैश्विक रूप से काफ़ी बेहतर हुआ था। दूसरी खास बात यह है कि यदि कोविड पूर्व रुझान जारी रहते, जैसे हमने कोविड से पहले एनालाइज किया था कि मानव विकास कितना तेजी से बढ़ेगा, तो वर्ष 2030 तक हम लोग बहुत हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्राप्त कर चुके होते। लेकिन अब इसमें कई दशक की देरी होने की संभावना दिखाई देती है। तो अगर हम देखें वैश्विक स्तर पर इस रिपोर्ट को देखें तो वैश्विक स्तर पर यह रिपोर्ट यह दिखाती है कि इस समय वर्तमान में टॉप कंट्री मानव विकास सूचकांक के हिसाब से नंबर 1 पर है आपका आइसलैंड। नंबर 1 कंट्री जो है वो आपका आइसलैंड है और इसके साथ साथ सबसे नीचे अगर हम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को देखें तो उसमें साउथ सूडान है।
तो लास्ट है, अंतिम देश है इसमें, इस सूची में, दक्षिणी सूडान। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मानव विकास सूचकांक में जो भारत की स्थिति है वह स्थिति 193 देशों में 130वें नंबर पर है। ये टोटल 193 देश हैं और इसमें से 130वें नंबर पर आपका भारत है, इंडिया है। तो भारत के पिछली बार से इस बार भारत की जो रैंकिंग है वो थोड़ी बेहतर हुई है। 2022 में ये रैंकिंग 133वीं थी और अब 130 है। 2022 में अगर हम देखें तो भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रेटिंग थी वो 0.676 थी। 2022 में भारत जो है वो आपका 0.6% के आसपास था, 0.676 के स्तर पर था। और इस रिपोर्ट में अगर हम देखें, वर्तमान रिपोर्ट में हम देखें तो 0.685 पॉइंट्स भारत ने पाए हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर, जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे, तो वैश्विक स्तर पर बहुत सारे पहलुओं को अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज, अगर हम वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं तो वैश्विक स्तर पर सबसे पहली चीज जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारी नोटिस में आती है वो क्या है? वो ये है कि असमानता बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर सबसे पहली चीज जो इस रिपोर्ट के थ्रू क्लियर हो रही है वो है बढ़ती हुई असमानता। बढ़ती असमानता, जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है। जो हाई एचडीआई वाले कंट्रीज हैं और जो लो एचडीआई वाले कंट्रीज हैं, इन दोनों के बीच में गैप बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो असमानता बहुत तेजी से वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। दूसरी खास बात जो आपको इस पे ध्यान देने वाली है कि एआई के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है वैश्विक स्तर पर। एआई के प्रति जागरूकता बढ़ी है और यह बहुत ही इंक्लूसिव हो रहा है धीरे धीरे मानव विकास में। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर अगर हम देखें, हर 5 में से एक आदमी एआई का प्रयोग कर रहा है। ये ग्लोबल पोजीशनिंग है। ठीक है, और ये मान रहे हैं वैश्विक स्तर पर लोग, 60% लोगों का मानना है कि एआई नए रोजगार सृजित करेगा, एआई के थ्रू नए रोजगार सृजित होंगे। जबकि लगभग दुनिया के आधे लोग ये मानते हैं कि एआई के कारण वैश्विक स्तर पर जो लोगों की भूमिकाएं हैं वो या तो परिवर्तित होंगी या समाप्त होंगी। तो वो श्योर नहीं है कि एआई किस तरह से टोटल इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन 5 में से एक आदमी वैश्विक स्तर पर एआई का प्रयोग कर रहा है। तो इसीलिए मानव विकास रिपोर्ट 2025 की जो है वो इस बात पर जोर दे रही है कि हम यदि समावेशी और मानव केंद्रित एआई का प्रयोग करें तो निश्चित तौर पर यह असमानता कम करेगी, नौकरियां और रोजगार का सृजन करेगी और मानव विकास में सकारात्मक योगदान देगी। ठीक है, अब थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर रैंकिंग में अगर हम देख लें तो सबसे पहला नंबर पर मैंने आपको बताया कि आइसलैंड है। दूसरे नंबर पर वैश्विक स्तर पर जो कंट्री है वो 2 कंट्रीज हैं, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। रिपोर्ट में इनका नंबर 2 और 3 लिखा हुआ है, यद्यपि इन दोनों की वैल्यू सेम है, 0.970 ही वैल्यू है इनकी। आइसलैंड की जो एचडीआई वैल्यू निकली है वो 0.972 निकली है, 0.972 निकली है। भारत के बारे में मैंने आपको बताया ही कि भारत की रैंकिंग जो है वो 0.685 है और स्विट्जरलैंड के बाद चौथे नंबर पर जो कंट्री है वो है डेनमार्क। तो शुरू के 4 देश आपको पता होने चाहिए, लास्ट आपको पता ही है कि साउथ सूडान है। भारत की बात अगर हम करते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं मानव विकास सूचकांक को, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वर्ष 2022 में भारत 133वें स्थान पर था
और 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा 0.676 से बढ़ करके 0.685 वैल्यू हो गई है एचडीआई की। हम अभी भी मध्यम मानव विकास की रेंज में हैं, लेकिन उच्च मानव विकास की रेंज से बहुत दूर नहीं है, क्योंकि उच्च मानव विकास रेंज मानी जाती है 0.7 और हम 0.685 तक पहुंच गए हैं। और ये संभावना दिखा रहा है कि भारत किस प्रकार से जब विकसित भारत बनने का लक्ष्य पूरा करेगा 47 तक, तब तक हम उच्च मानव विकास के सीमा में भी प्रवेश कर चुके होंगे। अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर देखें, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में देखें, तो चाइना का जो स्थान है, जो चीन है, उसकी रैंकिंग 78 है। और ध्यान रखिएगा कि भारत की रैंकिंग बहुत नीचे है इस हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें। श्रीलंका जो आपका पड़ोसी देश है, श्रीलंका की जो रेटिंग है, रैंकिंग है, वो 89 है। ठीक है। और आपका इंडिया 130th रैंक पर है। भूटान जो आपका पड़ोसी देश है, भूटान की रैंकिंग 125 है। ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है, बांग्लादेश 130th ही है। नेपाल 145 नंबर पर है, म्यांमार 150 है और पाकिस्तान 168 नंबर पर है। तो इस प्रकार से आपके पड़ोसी देशों की स्थिति है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति है। अब इस रिपोर्ट को हम देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट के सूचकांक को तैयार करने के लिए क्या क्राइटेरिया अपनाया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो 3 आधारों पर क्रिएट किया जाता है। पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद हम ये देखते हैं कि ऑन एन एवरेज वो कितने वर्षों का जीवन जिएगा। दूसरा एवरेज एजुकेशन लेवल है, औसत शिक्षा का स्तर है। दूसरा क्राइटेरिया है औसत शिक्षा का स्तर। और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीवन स्तर। और जीवन स्तर को नापने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो तरीका है जीएनपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जीएनपी। इन आधारों पर निकाला जाता है कि कितनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू रही। तो ये अगर हम देखें, अब हम भारत के बारे में इसकी थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि इन 3 आधारों पर भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो सबसे पहले भारत की जीवन प्रत्याशा अगर हम देखें, जीवन प्रत्याशा के बारे में बात करें, तो 1990 में भारत की जीवन प्रत्याशा जो थी, 1990s में भारत की जीवन प्रत्याशा जो थी वो 58.6 ईयर्स थी। यानी कि भारत में औसतन आयु लोगों की 58.6 वर्ष हुआ करती थी। 2023 में ये जीवन प्रत्याशा बढ़ करके 2023 में, यानी कि पिछले साल तक जब रिपोर्ट तैयार हुई उस समय तक जीवन प्रत्याशा बढ़ करके भारत की 72 ईयर्स हो गई थी, जो कि भारत की अब तक की सबसे ऊंची जीवन प्रत्याशा है। देखिए, अच्छी जीवन प्रत्याशा क्या दिखाती है? अच्छी जीवन प्रत्याशा दिखाती है कि आपके यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, इन सब पर बहुत ध्यान दिया जाता है, पोषण। और इसके लिए अगर हम देखें तो भारत में कुछ माइलस्टोन्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे कि भारत सरकार की बहुत सारे प्रयास हैं जिन्होंने इस पर बहुत सारा योगदान दिया है। जैसे कि आयुष्मान भारत को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आयुष्मान भारत ये एक अच्छा प्रयास था जिसकी वजह से हमें ये अच्छे परिणाम मिले। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत के साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ये भी एक बड़ा योगदान देता है भारत के मानव विकास सूचकांक में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। इसी तरीके से जन औषधि संबंधी योजनाएं हैं, पोषण मिशन है। इन सबको आप देख सकते हैं, ये सब का कंट्रीब्यूशन है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में। आप अपनी राइटिंग्स में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तब आपका बेहतर उत्तर तैयार होगा। और आपको विभिन्न डायमेंशंस के साथ गवर्नमेंट की स्कीम्स को ऐड करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो भारत में स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और बहुत रिमार्केबल ग्रोथ हुई है। ठीक है। 1990 में औसतन
अगर हम देखें तो 1990 में, सेम हम 1990 से कंपैरिजन कर रहे हैं हर एक ग्राउंड को। अगर हम 1990 में देखें तो औसतन बच्चे 8.2 वर्ष स्कूली शिक्षा प्राप्त करते थे, ठीक है। जबकि 2023 में यानी कि वर्तमान रिपोर्ट में अगर हम देखें तो शिक्षा में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और बच्चे अब और औसतन 13 वर्ष स्कूली शिक्षा में बिता रहे हैं, विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में बिता रहे हैं। तो ये कंपैरेटिवली आप देखिए तो इसकी वजह से भारत में शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। तो जो दूसरा पैरामीटर एचडीआई का था वो भी ग्रोथ करता है। इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम आप ऐड कर सकते हैं जो 2009 में पारित हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी शामिल कर सकते हैं, समग्र शिक्षा अभियान को शामिल कर सकते हैं। ये सब केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी बहुत सारा योगदान करने वाली योजनाएं हैं और भारत सरकार की ये योजनाएं महत्वपूर्ण रूप से आपको नोट करनी चाहिए। तीसरा, जीएनपी पर कैपिटा की बात करें, ठीक है, तो अगर हम देखें तो भारत में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो 2021 में अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पर देख रहे हैं, इस समय क्रय शक्ति समता के हिसाब से देख रहे हैं, तो 1990 में 1990 में भारत की जो पर कैपिटा जो राष्ट्रीय जीएनपी थी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, जीएनपी थी, वो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 2167 अमेरिकी डॉलर थी, यूएस डॉलर थी, ठीक है। 2019 में 1990 में यह थी 2167 यूएस डॉलर्स, जो कि 2023 में बढ़कर हो गई है 9046 यूएस डॉलर्स। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि भारत में बहुत तेजी से पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, जीएनपी पर कैपिटा भी बढ़ी है और महत्वपूर्ण क्या है, इसमें एक बड़ा योगदान रहा है गरीबी निवारण का। अगर देखें तो भारत में 2015 से लेकर के 2019-21 के बीच में करीब 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी निवारण आप जानते हैं कि बहुत जगह पर आपसे पूछा जाता है और बहुत तरह से आपको प्री और मेंस दोनों में यूजफुल रहता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 2015-16 से लेकर 2019-20 तक भारत में कुल 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो होती है, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब हम थोड़ा सा एआई के बारे में भी बात करें, क्योंकि ये रिपोर्ट एआई बेस्ड है। तो भारत में जो एआई का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारत में दुनिया के 20% एआई शोधकर्ता रहते हैं, ठीक है, और 2019 में ये लगभग 0 था, जो 2023 में बढ़कर के 20% पहुंच गया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए एआई के संदर्भ में। अब हम ये देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव विकास में किस प्रकार से योगदान कर सकती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट में किस प्रकार से एआई का रोल हो सकता है, एआई क्या कर सकती है। तो एआई सबसे पहली चीज़ जो कर सकती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कर सकती है, वो उत्पादकता और आर्थिक विकास में वृद्धि कर सकती है। एआई के माध्यम से हम उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे जो लॉस होता है प्रोडक्शन साइकिल के दौरान, जहां पर वेस्टेज होता है, उस सब को मिनिमाइज कर सकते हैं। और जब उत्पादकता बढ़ेगी तो हम उसके साथ साथ पाएंगे कि हमारा आर्थिक विकास भी ज़्यादा हो रहा है। तो उत्पादकता के साथ साथ आर्थिक विकास में भी वृद्धि करने में ये योगदान करेगा। वैश्विक उत्पादकताओं में अगर हम देखें तो 70% लोग एआई के यूज़ को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है।
दूसरा, एआई मानव विकास के संदर्भ में अगर हम देखें तो स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में बहुत सारा योगदान दे सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक इंक्लूसिव कर सकता है, गरीबों तक आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकती हैं। रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टेलीमेडिसिन, इन सब चीज़ों में जहां पर प्रिसाइज कामों की आवश्यकता होती है, सटीक कार्यों की आवश्यकता होती है, वहां पर एआई का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एआई भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति ला सकता है, शिक्षा में परिवर्तन ला सकता है। और शिक्षा में परिवर्तन जब मैं कह रहा हूं आपसे, तो आप समझिए कि भारत में विभिन्न प्रकार के एआई ट्यूटर्स, चैटबॉट्स, इन सबको स्टडी के लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, अध्ययन के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। और वे छात्र जो विभिन्न कारणों से, सामाजिक आर्थिक कारणों से शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उन तक सस्ती, आसान और बेहतर शिक्षा पहुंचाई जा सकती है, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जा सकती है। इसके साथ साथ एआई का इस्तेमाल भारत में शासन को बेहतर करने से या शासन को सशक्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शासन को सशक्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम देखें कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पीडीएस है, जहां पर सार्वजनिक वितरण सेवाओं का वितरण होता है, वहां पर करप्शन को कम कर सकते हैं, है ना, दक्षता में सुधार कर सकते हैं, पारदर्शिता ला सकते हैं, और विभिन्न जो सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं सरकार की, उसमें बेनिफिशियरी तक चीज़ों को सही सही पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ देखें, जैसे कई सारे इनोवेशंस भी आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं। जैसे कि MuleHunter.ai है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, MuleHunter.ai। अब ये एआई आरबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है, आरबीआई के द्वारा विकसित किया गया है, जो म्यूल बैंक खातों में के द्वारा जो डिजिटल धोखाधड़ी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए है। इसी प्रकार से अगर आप भारत सरकार की भाषिनी योजना को देखें तो ये मल्टीलिंगुअल मॉडल पर काम करती है, बहुभाषी मॉडल पर काम करती है और बहुभाषी संचार में बहुत ही महत्वपूर्ण एआई का प्रयोग करती है। इसके साथ साथ शासन को सशक्त बनाने के साथ साथ एआई का प्रयोग हम कर सकते हैं असमानताओं को दूर करने में, समावेशन को बढ़ाने में। तो इस प्रकार एआई अगर भारत को भविष्य में 2047 तक हमें बनाना है एक विकसित भारत, तो एआई का बेहतर प्रयोग करना होगा। एआई के क्षेत्र में नई जो संभावनाएं हैं उनको हमारे लोगों तक पहुंचाना होगा और भारत में इसका बेहतर इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। तो ये वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट थी और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।